सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज के दिन के बाजार को। सो दोस्तों अगर बात करें निफ्टी की तो आज के दिन 0.26% की फॉल हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है। पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो लगभग 60 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको निफ्टी में देखने को मिल रहा है। अब गिरावट तो मार्केट में ज़रूर हुआ है, बट अच्छी बात यह है कि गिरावट ज़्यादा भी हो सकता था, बट उतना हमें देखने को नहीं मिला। अब ज़्यादा क्यों हो सकता था? क्योंकि हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगना था यूएस की तरफ से, और इस वजह से हमारे मार्केट को इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती थी। अब अल्टीमेटली देखा जाए तो टैरिफ तो लगी हैं, बट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं लगी हैं। इस वजह से मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट तो किया है, बट बहुत बड़ी नेगेटिव रिएक्शंस हमें देखने को नहीं मिली है। बट यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि आज के दिन बाजार 0.29% अगर नीचे है तो इसके पीछे का भी कुछ स्पेसिफिक सेक्टर का रीज़न है जो कि आज के दिन बाज़ार को नीचे ले गया है, जिसमें एक आईटी सेक्टर है और एक ऑटो सेक्टर है। अब उसके बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ट्रम्प की तरफ से कंप्लीट डिटेल्स अब हमें सुनने को मिल चुके हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं, बट उसको रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं, आप उसको डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ बोलो, क्योंकि इंडिया के ऊपर 26% का टैरिफ वो लगाने वाले हैं सभी चीज़ों के ऊपर। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ट्रम्प के कुछ स्टेटमेंट्स हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिले हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो भी टैरिफ इंडिया चाइना उनके ऊपर लगाती है, उनके कंपैरिजन में हम सिर्फ आधा चार्ज करेंगे, और ये हमारी काइंडनेस है, मतलब ये हमारी अच्छाई है कि हम उतना टैरिफ हमसे नहीं ले रहे हैं जितना आप हमसे लेते हो। तो फिर भी टैरिफ कितना लिया है इंडिया से उन्होंने? तो इंडिया से लिया है 26%, और यूएस से कितना लिया है? तो यूएस से लिया है 34%। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर लिस्ट निकालोगे कि कौन सी कंपनी यूएस के ऊपर कितना टैरिफ लगाती है, तो सबसे आगे नाम किसका दिखेगा? इंडिया का दिखेगा, और वो एवरेज नंबर देखोगे तो वो करीब करीब कितना 52% के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। तो 52% इंडिया चार्ज करती है यूएस से टैरिफ, बट यूएस सिर्फ उसका आधा यानी कि 26% चार्ज कर रही है। तो ये बाज़ार के लिए थोड़ा सा राहत की बात है। अगर 52% यूएस भी चार्ज कर लेती तो कहीं ना कहीं इससे बाज़ार को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो सकता था, और काफ़ी सारी कंपनीज़ को परेशानी हो सकती थी जो यूएस में अच्छा खासा डील करती है। इस चीज़ को नोट करो। अब इन सारी चीज़ों के बेसिस पे देखना होगा कि एफआईडी की एक्टिविटी हमें क्या देखने को मिलेगी। पिछले कुछ दिनों में तो एफआईएस की सेलिंग ही देखने को मिली है। लास्ट डे भी 1538 करोड़ की बिकवाली थी। अब इन सारी चीज़ों के बाद देखते हैं कि एफआईएस की घर वापसी होती है या नहीं, और अगर होती है तो उनका इंटरेस्ट बाइंग से हमें क्लियर देखने को मिलेगा कि बुलिश है या फिर डिसेंट इंटरेस्ट है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो। सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब कुछ कंपनीज़ को, जिसमें पहली कंपनी का नाम है इन्फोसिस। अब दोस्तों आज के दिन की बात करें तो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, परसिस्टेंट सिस्टम हो या कोफोर्ज हो, सभी में काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिली है। और उस सेलिंग प्रेशर की वजह से आज के दिन आईटी स्टॉक्स करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान करवा चुकी है अपने इन्वेस्टर्स का। और आईटी स्टॉक्स छोड़ दो, अगर निफ्टी आईटी के इंडेक्स को ही देखोगे तो वही करीब आपको 3% तक का गिरावट दिखाता हुआ दिख जाएगा। अब निफ्टी आईटी इंडेक्स कितना बड़ा इंडेक्स, वो अगर 3% गिरेगा तो उसका असर तो मार्केट में देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मार्केट आज के दिन आपको वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा है, वो वीक परफॉर्मेंस के पीछे का अगर रीज़न देखोगे तो रेसिप्रोकल टैरिफ कम, निफ्टी आईटी और ऑटो सेक्टर ज़्यादा है, क्योंकि इन दोनों सेक्टर का जो इंडेक्स है आज के दिन नीचे गया है, और इसका असर आपको निफ्टी 50 में भी देखने को मिली है। बट अगर यही दो सेक्टर आज के दिन फ्लैट रहता तो ये जो डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ था कि इंडियन मार्केट अच्छा भी कर सकती थी। अब दोस्तों आज के दिन हमारी जो टेक कंपनीज़ हैं
वो अगर गिरी हैं तो क्यों गिरी हैं? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों ये है कि जो टैरिफ वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट किया है, 26% की टैरिफ उन्होंने लगाई है इंडिया के ऊपर, 34% की टैरिफ उन्होंने लगाई है चाइना के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी अच्छी खासी टैरिफ हमें लगती हुई दिखी है, करीब करीब 10% का। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो ग्रोथ है वो हमें स्लो होता हुआ दिखेगा। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि यूएस, उसमें अगर ग्रोथ की स्लो डाउन हमें देखने को मिलती है तो अल्टीमेटली इससे रेसेशन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और इन्फ्लेशन बढ़ने का भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो इन्फ्लेशन के साथ अगर रेसेशन वाली चीज़ें अटैच होंगी तो मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है उन कंपनीज़ के लिए जो यूएस में काम करती हैं। अब इस केस में क्या है कि यूएस में जो भी कंपनीज़ काम करती हैं वो अपने कॉस्ट को कम करना चाहेगी अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए अपने ख़राब समय में। अब हमारी कंपनी का 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू, मेनली हमारी टेक कंपनी का 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू यूएस से ही आता है। और यूएस में ऐसे सिनेरियोज़ अगर क्रिएट होंगी, इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, तो कहीं ना कहीं हमारे आईटी कंपनीज़ के नंबर्स उससे इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि वो उनकी कंपनीज़ के लिए काम करते हैं और उनकी कंपनी से ही स्ट्रगल करेंगे, तो हमें काम कहाँ से मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन हमारे इंडियन आईटी कंपनीज़ काफ़ी बुरा पिटती हुई दिखी है। मेनली मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनीज़ में ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब जैसा कि मैंने बताया कि आज के दिन मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज़ में गिरावट ज़बरदस्त हुई है। KPIT टेक्नोलॉजी को भी आपने देखा होगा, काफ़ी ह्यूज आज के दिन पिटा है। अब पिटा है तो इसके पीछे के रीज़न्स तो वो हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किया, बट उसके अलावा एक और रीज़न है दोस्तों जो कि KPIT का पता होना चाहिए, मतलब इन्वेस्टर्स को आइडिया होना चाहिए। अब इसके रेवेन्यू स्प्लिट को देख लो, ये पूरी तरह से यूएस में डिपेंडेंट नहीं है। लाइक इसकी मेजॉरिटी रेवेन्यू यूएस से नहीं, यूरोप से जनरेट होते हैं। 31% रेवेन्यू यूएस से जनरेट हुआ था 2024 के फाइनेंशियल ईयर में, और 52% रेवेन्यू 2024 के फाइनेंशियल ईयर में यूरोप से जनरेट हुआ था। पहले के मुकाबले उनका यूएस पे जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हुआ है और यूरोप में उनका डिपेंडेंसी इंक्रीज़ हुआ है। बट फिर भी अगर देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू यूएस से आता है। तो प्रॉब्लम तो उस न्यूज़ की वजह से KPIT टेक्नोलॉजी को भी होगा, बट इसके साथ एक और न्यूज़ है जो कि KPIT टेक्नोलॉजी को इनडायरेक्ट इफेक्ट देंगी। अब देखो दोस्तों, KPIT टेक्नोलॉजी यूएस की कंपनीज़ के लिए काम तो करती है, बट ट्रंप ने बताया है कि ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर वो 25% का टैरिफ लगाएंगे। जो भी ऑटोमोबाइल फॉरेन मेड है, यानी कि जो बाहर से बनकर यूएस में आते हैं, उनके ऊपर 25% की टैरिफ लगेगी। अब इससे KPIT टेक्नोलॉजी क्यों परेशान है? इससे तो ऑटोमोबाइल कंपनी परेशान होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, ऑटोमोबाइल कंपनी तो परेशान है, बट KPIT टेक्नोलॉजी इसलिए परेशान है क्योंकि कुछ ऑटोमोबाइल कंपनी जो कि एक अच्छा खासा मार्केट शेयर ले रखी है यूएस में, उसके लिए KPIT टेक्नोलॉजी काम करती है। जिसमें एक कंपनी का नाम दिखेगा और वो नाम है होंडा का। अभी बीच में होंडा और निसान की मर्जर की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी। KPIT ने हाईलाइट भी किया था कि मर्जर अगर हो जाता है तो निसान के लिए भी वो काम कर सकती है, और निसान और होंडा का जो मार्केट शेयर है वो 5th नंबर पे है अगर यूएस की बात करें। तो ये मर्जर तो देखने को नहीं मिला, बट अगर मर्जर हो जाता और उसके बेसिस पे KPIT टेक्नोलॉजी रिएक्ट कर जाती तो आज के दिन इस न्यूज़ की वजह से KPIT टेक्नोलॉजी में इससे भी बड़ी फॉल विटनेस करने को मिल सकता था। बट चलो, मर्जर हुआ नहीं, इस वजह से वो फॉल टल गया। बट होंडा अगर काम करती है यूएस में, और इस न्यूज़ की वजह से होंडा के सेल्स अगर नीचे जाएंगे, प्रॉफिट्स नीचे जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या है कि वो भी अपने कॉस्ट कटिंग करेंगी, जिससे क्या है कि हमारी KPIT टेक्नोलॉजी प्यारी कंपनी को काम कम मिलेगा। और काफ़ी टाइम से हम बात तो सुन ही रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में एक स्लोडाउन की एक्सपेक्टेशन है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं। अब इन सारी चीज़ों की वजह से वो एक्सपेक्टेशंस में और भी ज़्यादा चार चांद लगेगा, जिससे कंपनीज़ की परफॉर्मेंस बोल सकते हैं इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है दोस्तों CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब CDSL को डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर उसको भी ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों CDSL की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में CDSL ने परफॉर्मेंस तो नो डाउट वीक ही दिया है। 38.5% की फॉल हमें देखने को मिली है। अब इस खराब परफॉर्मेंस के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न अगर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं वैल्यूएशन का। बीच में कंपनी के वैल्यूएशन और कंपनी की EPS दोनों साथ साथ में ग्रो हो रहे थे, जो कि एक तरह से देखा जाए तो नॉर्मल सी बात है। बट जब ये चीज़ मार्केट में सुनने को मिलता है कि ये नंबर जो अभी साथ साथ चल रहा है ऊपर, ये आगे चलकर साथ साथ नहीं चलेगा, कंपनी की EPS नीचे जा सकती हैं,
तो उस टाइम में मार्केट में एक वैल्यूएशन कंसर्न क्रिएट होता है, जिसके बाद एक हेवी सेलिंग दिखती है। और 80 के आसपास की पीक जो ये कंपनी का हुआ करता था वो अभी 45 के आसपास आ चुका है। क्यों? क्योंकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने जो अपने अर्निंग्स दिखाए हैं उसमें सिर्फ हमें 29% की ग्रोथ देखने को मिली है, और उससे पहले कंपनी के जो अर्निंग्स थे वो उसमें लगातार हमें 50% की ग्रोथ देखने को मिलती थी, उससे ज़्यादा ही देखने को मिलता था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो लास्ट क्वार्टर में जो नंबर्स कंपनी के डिसअपॉइंट किए हैं वो बियर मार्केट की वजह से भी किए हैं और सेबी के न्यू रेगुलेशंस की वजह से भी किए हैं। तो इससे उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स के नंबर भी ख़राब हो सकते हैं, और इसी वजह से वैल्यूएशंस की करेक्शंस हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों, मार्च के महीने का डेटा अभी तक पब्लिश हुआ नहीं है डीमैट अकाउंट ओपनिंग का। वो डेटा अगर पब्लिश हो जाता है और वो डेटा मान लो फिर से वैसा ही देखने को मिलता है कि 21 लो पे डीमैट अकाउंट ओपनिंग के नंबर्स हमें दिखे हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो जाएगा कि क्वार्टर 4 के नंबर जितनी भी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ हैं उनके लिए कुछ खास अच्छे हमें देखने को मिलेंगे नहीं। बट ऐसा नहीं कि क्वार्टर 4 के नंबर अगर ख़राब दिखे तो सभी कंपनी में भयंकर पिटाई देखने को मिलेगा। देखो, जो कंपनी ऑलरेडी गिर चुकी है कंसर्न की वजह से, इसका मतलब ये है कि आने वाले क्वार्टर्स के नंबर को देखकर उसमें ऑलरेडी सभी चीज़ें प्राइस्ड इन हो चुकी हैं। बट अगर बहुत ही भयंकर नंबर आ जाता है तो फिर गिरावट की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को नोट करना। मैं आपको किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट चीज़ों को समझा रहा हूँ कि ताकि आपको मार्केट को समझने में आसानी हो कि मार्केट एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है गैंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने 1:10 की रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, और साथ में कंपनी ने फंड रेज से रिलेटेड भी न्यूज़ दी थी। बीच में कंपनी में फ्रॉड से रिलेटेड भी बातें हमें सुनने को मिली थी। उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट फंड रेज से रिलेटेड न्यूज़ तो सुनाई, बट फिर भी स्टॉक में कुछ खास उसका असर देखने को मिला नहीं। स्टॉक आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस ही डिलीवर करता हुआ देखा। तो ऐसे कंपनी में रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो इस वजह से यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मैनेजमेंट की एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।